मेरा नाम हिना था और मैं हमेशा से यही सुनती आई थी कि मैं एक लड़की नहीं हूं। तुम में कुछ भी लड़कियों वाला नहीं है। ये जुमला सबसे पहले इरम ने नहीं बल्कि मेरे शौहर शहरयार ने कहा था। मैं रोती हुई अपनी कजिन नायाब के पास आई और कहा, वो कहता है मैं लड़की नहीं हूं। कहता है अगर मैं वाकई लड़की होती तो उसे मुझे छूने से कुछ महसूस होता। नायाब हंस पड़ी। मैंने आंसुओं में डूबी आंखों से उसे देखा। तुम हंस क्यों रही हो? वो मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गई। जरा खुद को देखो हिना, तुम लड़की कम और लड़का ज्यादा लगती हो। मैंने आईने में खुद को देखा। शहरयार की शर्ट, नीचे जीन्स, बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। मैंने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मैं तुम्हें बताऊंगी तुम क्या करोगी, नायाब ने आहिस्ता आवाज में कहा, ऐसा कि शहरयार तुम्हें देखकर पागल हो जाए। लेकिन शहरयार के लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ, एक रिश्ता जो बचपन में बांध दिया गया था। मेरी माँ के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी का फैसला किया। दादा जान ने कहा था कि शादी के बाद अब्बू बदल जाएंगे, लेकिन जब अब्बू ने दोबारा शादी की तो मुझे लंदन भेज दिया गया। दादा जान नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ के माहौल में बिगड़ जाऊं, इसीलिए मेरी शादी बचपन ही में शहरयार से कर दी गई। मैं उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी और शहरयार शायद 8 या 9 साल का। हम दोनों को ये भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। बस इतना जानती थी कि मिठाइयाँ मिलेंगी, तोहफे मिलेंगे और सब खुश होंगे। लंदन पहुंचकर मेरी जिंदगी बदल गई। वहाँ मैंने स्कर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट टॉप्स पहनना सीखा। नमाज, दुपट्टा, हया सब पीछे रह गया। मेरे अब्बू ने पहली बार मुझे रोका जब मैं 12 साल की थी। मैं एक पार्टी में जाने के लिए मिनी स्कर्ट पहन रही थी। ये क्या पहन रखा है? अब्बू की आवाज़ सख्त थी। मैंने बेबाकी से जवाब दिया, यहाँ सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मेरे और अब्बू के दरमियान बगावत की दीवार खड़ी हो गई। इसी दौरान मेरी दोस्ती रेयान से हुई। रेयान, जिसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, जिसने मुझे पहली बार बताया कि आज़ादी क्या होती है। मैं स्कूल से भागने लगी। अब्बू को शिकायतें मिलने लगीं। एक दिन अब्बू ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। उसी दिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे कान में कहा, अगर तुम चाहो तो पुलिस को फ़ोन कर सकती हो, यहाँ तुम आज़ाद हो। और वही लम्हा था जब मेरे दिल में अपने बाप के खिलाफ नफ़रत ने जन्म लिया। मैंने रेयान से चर्च में शादी कर ली और जब अब्बू को पता चला तो उन्होंने कहा, अगर शादी करनी है तो पहले पाकिस्तान जाकर शहरयार से तलाक लो। मैं राज़ी हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब एक जाल है। पहली मुलाकात, पहला ज़ख्म में पाकिस्तान पहुंची तो एयरपोर्ट पर एक अजनबी मेरा इंतज़ार कर रहा था। ऊंचा कद, संजीदा चेहरा, आंखों में अजीब सी सख्ती, हाथ में मोबाइल, जैसे उस दुनिया से कटा हुआ हो। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। ये शहरयार था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान सका। मैं सामान वाली ट्राली धकेलती उसके करीब पहुंची और वो मोबाइल में इतना गम था कि आकर मुझसे टकरा गया। आवा सूरी, उसने बेदिली से कहा और आगे बढ़ गया। मैंने हैरत से उसे देखा। शहरयार, वो रक्का, आहिस्ता आहिस्ता मड़ा, मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने खुद को संभाला। मैं हुना हूँ। इसकी आंखों में एक लम्हे को हैरत भरी, फिर वो हंसी दबाकर बोला, हिना, तुम लड़की हो? मुझे तो लगा कोई लड़का है। वो जमला मेरे सीने में तैर की तरह लगा। रास्ते भर वो खामोश रहा। मैं सामने वाली सीट पर बैठी थी और वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रखी। दादा जान दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया, मगर जैसे ही उनकी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी, उनकी पेशानी पर बल आ गया। ये क्या पहन रखा है? मैं खामोश रही। रात के खाने पर सब नज़रें मुझ पर थीं। मेरे कपड़े, मेरा अंदाज, मेरी बेबाकी, सब कुछ उनके लिए अजनबी था। दादा जान ने सख्त लहजे में कहा, आज के बाद ये कपड़े नहीं पहनने और तलाक का जिक्र दोबारा मत करना। मैं खड़ी हो गई। ये मेरी ज़िंदगी है। आप फैसला नहीं कर सकते कि मैं क्या पहनूं और किससे शादी करूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शहरयार ने पहली बार मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इसी रात में रोती हुई अपने कमरे में आई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। नायाब अंदर आई।
تم نے دادا جان کے سامنے ایسا کیوں بولا؟ میں نے سسکتے ہوئے کہا، میں یہاں رہنے نہیں آئی، میں طلاق لینے آئی ہوں، میں ریان سے محبت کرتی ہوں۔ نایاب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ مسلمان نہیں ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہے نا، یہ بہت غلط ہے، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہریار سے بات کروں گی، چاہے سب منع کریں۔ میں اس کے کمرے کے دروازے پر گئی اور دستک دی۔ کون؟ میں۔ ہونا، دروازہ کھلا ہے۔ وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے سیدھا کہا، مجھے تم سے طلاق چاہیے، مجھے واپس لندن جانا ہے۔ اس نے فون بند کیا اور پہلی بار غور سے مجھے دیکھا۔ طلاق؟ وہ ہنسا۔ پہلے ثابت کرو کہ تم لڑکی ہو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، نہ بجلی، نہ کشش۔ تم میں لڑکیوں والی کوئی بات نہیں۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ میں سچ بول رہا ہوں، اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی نایاب کے پاس گئی۔ وہ کہتا ہے میں لڑکی نہیں ہوں۔ میں رو پڑی۔ نایاب ہنس دی، کیونکہ تم نے کبھی لڑکی بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ مجھے آئینے کے سامنے لے گئی۔ اگر تم واقعی آزاد ہونا چاہتی ہو تو پہلے اسے مجبور کرو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ میرے آنسو تھم گئے۔ میرے اندر ایک نیا ارادہ جنم لے چکا تھا۔ تبدیلی کی ابتدا اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے اندر ایک عجیب سی ضد تھی۔ میں آزاد ہونا چاہتی تھی، اور اس آزادی کی کنجی شہریار کے ہاتھ میں تھی۔ نایاب نے الماری سے ایک سادہ سا سلوار قمیض نکالا، ساتھ ہلکا سا دوپٹہ۔ میں نے پہنتے وقت خود کو اجنبی محسوس کیا۔ یہ میں نہیں تھی، یا شاید یہی میں تھی جسے میں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی دادا جان کی آنکھوں میں اطمینان ابھرا۔ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، ہنا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے مجھے میری ظاہری تبدیلی پر سراہا تھا۔ دادا جان نے فیصلہ سنا دیا، تم یونیورسٹی میں داخلہ لوگی، نایاب کے ساتھ جایا کرو گی۔ میرے پاس انکار کا اختیار نہیں تھا۔ میں نے داخلہ لے لیا۔ میرا پاسپورٹ دادا جان کے پاس تھا، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ لندن واپس جانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک دن نایاب بیمار پڑ گئی۔ مجھے پہلی بار اکیلی یونیورسٹی جانا پڑا۔ واپسی پر دروازے کے باہر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ شہریار، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہمت کر کے پوچھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے سرسری سا دیکھا۔ سلوار قمیض میں، اسی میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سینگ تو نہیں نکل آئے؟ وہ ہنس دیا۔ میرے دل کو عجیب سا لگا۔ راستے میں اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے نا کہ یہاں دوبارہ نکاح ہوگا؟ میرا دل دہل گیا۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں، لیکن اس کے لیے تمہیں نماز اور قرآن سیکھنا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں سیکھ لوں گی، بس اس کے بعد۔ تم مجھے چھوڑ دو گے نا؟ اس نے گاڑی روک دی، میری طرف دیکھا۔ میں تمہیں کیوں روکوں؟ طلاق تمہارا حق ہے۔ وہ جملہ میرے لیے نجات کا پروانہ تھا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی نایاب کے پاس گئی۔ تمہیں مجھے نماز اور قرآن سکھانا ہوگا۔ وہ چونک گئی، پھر مسکرا دی۔ یہ سب سیکھنے کے لیے دل چاہیے، ہنا، مجبوری نہیں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل بھی آ جائے گا، بس سکھا دو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، اور ہفتے مہینوں میں۔ میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، نماز سیکھی، دوپٹہ سنبھالنا سیکھا، اور حیرت انگیز طور پر یہ سب اب مجھے بوجھ نہیں لگتا تھا۔ نایاب کی شادی طے ہو گئی۔ اس دن میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا اور چونک گئی۔ سادہ مگر باوقار، خاموش مگر مضبوط۔ شادی کے دن میں نے محسوس کیا کہ شہریار کی نظر بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ نایاب رخصت ہو گئی، اور اس کے ساتھ میرا سہارا بھی۔ میں اکیلی رہ گئی، لیکن اب میں وہ ہونا نہیں تھی جو لندن سے آئی تھی۔ پرانی آواز، نیا دل۔ نایاب کے جانے کے بعد حویلی عجیب سی خاموش ہو گئی۔ وہ ہنسی، وہ سرگوشیاں، وہ راتوں کی باتیں، سب ختم ہو گیا۔ اب میں اکیلی تھی۔ یونیورسٹی، گھر، نماز، قرآن، یہی میری دنیا بن گئی تھی۔ ایک دن موبائل کی اسکرین جگمگائی، ریان۔ دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ میں نے فون اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد پیغام آیا، ہنا، تم بدل گئی ہو، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں تمہیں لینے پاکستان آ رہا ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہی ریان تھا جس کے لیے میں نے اپنے باپ سے بغاوت کی تھی، اپنی شناخت بھلائی تھی، لیکن اب اس کا نام میرے دل میں پہلے جیسا شور نہیں مچاتا تھا۔ اسی شام میں نے شہریار کو صحن میں دیکھا۔ وہ نماز کے بعد خاموشی سے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے اس نظر سے دیکھا،
संजीदा, खामोश और मजबूत। मेरे दिल में एक सवाल अभरा जिससे मैं डर गई। अगले दिन खाला फ़ैरोज़ा लंदन से आ गईं। मुझे गले लगाते हुए बोलें, आवा माई गाड होना, तुमने खुद को किया बना लिया है। रियान पागल हो रहा है तुम्हारे बगैर। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, निकाह की रात उसके करीब मत जाना, तलाक के बाद हम फ़ौरन लंदन चलेंगे। मैं खामोश रही। इसी रात मैंने खाला फ़ेरूज़ा को फ़ोन पर बात करते सुना। हाँ, मैंने उसका दिमाग बिल्कुल तैयार कर दिया है। निकाह हो जाए, फिर इज्जत भी जाएगी और बदला भी पूरा हो जाएगा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये सब एक साजिश थी। निकाह की रात आई। मैं सरख जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। दरवाज़ा खुला। शहरियार अंदर आया। उसके हाथ में एक सादा सा अंगूठी का डब्बा था। वो मेरे सामने बैठ गया। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, हना। मैंने चौंक कर देखा। तुमने मुझे कभी एक चीज़ की तरह नहीं देखा, वो बोला, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसने अंगूठी मेरी अंगली में पहनाई। तुम अब भी आज़ाद हो, वो बोला। अगर जाना चाहो तो मैं रास्ता नहीं रोकूंगा। मेरे आंसू बहने लगे। और रयान? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। वो खामोश रहा। फिर आहिस्ता से कहा, अगर तुम उसके साथ खुश हो सकती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन सोच लो, खुशी क्या होती है? इस रात मैंने पहली बार दिल से दुआ मांगी और जवाब खामोशी में मिला। नकाब के पीछे का चेहरा निकाह की रात के बाद मैं देर तक जागती रही। दिल में एक अजीब सा सुकून था और साथ ही एक खौफ भी। मैं आज़ाद थी, लेकिन अब आज़ादी का मतलब वो नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। अगली सुबह खाला फ़ैरोज़ा मेरे कमरे में दाखिल हुए। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट, आवाज़ में बनावटी शफ़क़त। हिना, तैयारी करो, 2 दिन में हम लंदन जा रहे हैं। रियान सब कुछ संभाल लेगा। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखा। खाला, अगर मैं न जाना चाहूँ तो? वो चौंक गईं। ये क्या कह रही हो? ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है, मैंने आहिस्ता से कहा, या शायद अपने बदले के लिए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इसी वक्त दादा जान भी आ गए। मैंने हिम्मत करके वो सब बता दिया जो मैंने रात को सुना था। फ़ैरोज़ा खाला चीख उठी। हाँ, मैंने बदला लिया है। तुम्हारे बाप ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। ये सब उसी का हिसाब था। कमरे में खामोशी छा गई। उसी शाम रियान का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन स्पीकर पर रखा। होना, तुम कब आ रही हो? मैंने सब दोस्तों को बता दिया है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैंने सीधा सवाल किया। रीन, अगर मैं मुसलमान रहूं और अपना दीन न छोड़ूं तो? कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर वो हंसा। ये सब ड्रामा छोड़ो। शादी के बाद सब बदल जाता है। पैसे और आज़ादी, बस यही असल चीज़ है। मेरे दिल का आखिरी वहम भी टूट गया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसी रात मैंने शहरियार को बुलाया। मैंने फ़ैसला कर लिया है। वो खामोशी से बैठ गया। मैं लंदन नहीं जाऊंगी, और न ही रियान के साथ। इसने मेरी तरफ देखा। आंखों में हैरत नहीं, इत्मीनान था। ये फ़ैसला किसी दबाव में तो नहीं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, ये पहली बार मेरा अपना फ़ैसला है। दादा जान ने फ़ैरोज़ा खाला को वापस भेज दिया। मेरे अबू ने फ़ोन पर रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी, और पहली बार मैंने अपने दिल को हल्का महसूस किया। शहरयार ने मुझसे कहा, अब तुम जो चाहो करो, मैं तुम पर कोई हक नहीं जताऊंगा। मैं मुस्कुरा दी। कभी कभी किसी का साथ आज़ादी छीनता नहीं, बल्कि आज़ादी देना सिखाता है। खुद शनासी से मोहब्बत तक फ़ैरोज़ा खाला के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा सुकून आ गया था। अब कोई साजिश नहीं थी, कोई जब्र नहीं था, और न ही किसी के दिल में खौफ। सिर्फ सच बाकी रह गया था। मैं अक्सर छत पर आकर बैठती, आसमान को देखती और सोचती। मैं लंदन से जो लड़की आई थी वो आज़ादी को शोर समझती थी, और अब जो हना थी वो आज़ादी को सुकून समझने लगी थी। एक शाम शहरयार मेरे पास आया। तुम बदल गई हो, उसने आहिस्ता से कहा। मैं मुस्कुरा दी। नहीं, मैंने खुद को पहचान लिया है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत मांगी नहीं थी, लेकिन अगर कभी तुमने दी तो मैं उसे अमानत समझूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो मोहब्बत थी जो कब्जा नहीं चाहती थी, जो साबित करने पर जोर नहीं देती थी, जो सिर्फ हमराही मांगती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शहरयार, अगर मैं कहूं कि मैं अब भी सीख रही हूं, अभी मुकम्मल नहीं हूं, तो? वो मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारे साथ सीख लूंगा। इस दिन मैंने पहली बार दिल से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती।
وہ لمحہ خاموش تھا لیکن بے حد مکمل۔ دادا جان نے دور سے ہمیں دیکھ لیا، ان کی آنکھوں میں سختی نہیں، دعا تھی۔ چند ماہ بعد ہم نے سادہ سی زندگی شروع کی۔ میں نے تعلیم جاری رکھی، اس نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے پردہ سیکھا، اس نے احترام سیکھا۔ میں نے دین سیکھا اور اس نے صبر۔ میں اب بھی وہی حنا تھی، لیکن اب میں کسی کی زد نہیں تھی، کسی کا بوجھ نہیں تھی، کسی کی بغاوت نہیں تھی۔ میں اپنا انتخاب تھا۔ انجام کبھی کبھی محبت پہلی نظر میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت لندن سے نہیں، دل کے اندر کے سفر سے ملتی ہے، اور کبھی کبھی جو رشتہ بچپن میں باندھا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے۔